मूवी की शुरुआत एक एनिमेशन वॉइस ओवर से होती है और हमें पता चलता है कि 2500 साल पहले एक मॉन्स्टर हेल से एक ब्रिज के द्वारा अर्थ पर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। तब बुद्धा प्रकट होते हैं उसके सामने और उसकी पावर, जो कि उसकी 2 आंखें थी, उसे निकाल लेते हैं। बुद्धा ब्लैक आई को पकड़कर एक कास्केट में बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई उनके हाथों से निकलकर भाग जाती है। वो 7 दिन तक लोगों की बॉडीज में छुपकर भागती है, लेकिन 8वें दिन बुद्धा उसे भी पकड़ लेते हैं और एक दूसरी कास्केट में डालकर कहीं दूर फेंक देते हैं। वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें सुनिश्चित करना है कि ये दोनों आंखें कभी एक साथ ना आएं। फिर कहानी 2005 में शिफ्ट होती है, जहां किम नाम के एक आदमी को हम देखते हैं, जो कि उस कास्केट की खोज करने निकला होता है ताकि वो डायमंड सूत्रा की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। बहुत खोज के बाद उसे वो कास्केट मिल जाता है। उसकी सच्चाई जानने के लिए बहुत रिसर्च होती है, लेकिन कुछ साबित नहीं होता और धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं। हमें सुपर ब्लड मून की रात दिखाई जाती है, जहां किम अपने रूम में बैठकर अपने आरोपों से तंग आकर एक रिचुअल परफॉर्म करता है। वो उस कास्केट को खोल के अपने पास रखे डिफरेंट ब्लड्स को डालता है और बाद में खुद का भी ब्लड उस कास्केट में मिला देता है। तब उसमें से एक रेड आई निकलती है। किम उसके पास जाता है, लेकिन सीन यहीं पर कट होकर हाजियुंग नाम के एक मॉन्क पर जाता है, जिसको रेड आई के निकलने का एहसास हो जाता है और वो जाकर बुद्धा की मूर्ति हटाता है और हम उसमें दूसरा कास्केट देख पाते हैं और यहाँ से पहले दिन की शुरुआत होती है। फिर हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहाँ पाक नाम का एक वर्कर काम कर रहा होता है। दूसरे वर्कर्स की बातों से हमें पता चलता है कि पहले वो एक मॉन्क हुआ करता था। फिर दोबारा से सीन हाजियोंग पर शिफ्ट होता है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपने चियोंग नाम के एक शिष्य को बुलाता है, जो कि 2 सालों से उसके साथ था और उसके कहने पर ही मौन व्रत का पालन भी कर रहा था। होजियांग उसे अपने साथ बुद्धा वाले रूम में ले जाता है और उसे डायमंड सूत्रा का एक राज बताता है। वो बताता है कि बुद्धा ने दोनों आइस को अलग अलग दिशाओं में छुपाया था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक शिष्य को दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रेड आई अपनी हेल्पर से मिलेगी और वो फ्री हो जाएगी। उसके बाद वो 7 दिनों तक लोगों की बॉडीज के थ्रू ट्रेवल करते हुए ब्लैक आई तक पहुंचेगी और 8वीं रात को वो ब्लैक आई के साथ मिलकर तबाही शुरू कर देगी। वो बोलते हैं कि अगर हम 7 में से किसी एक कैरियर को भी रोक दें तो हम तबाही को रोक सकते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक हंटर पर जाता है, जिसे जंगल में कुछ नजर आता है और वो अपने पीछे एक हाथ को देखता है। इसी के साथ सेकेंड डे की भी शुरुआत होती है और हम एक कपल को होटल रूम में देखते हैं, जहाँ कहीं से वो हंटर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं और वो उन कपल पर हमला कर देता है। उधर चियोंग की नाइटमेयर से नींद खुल जाती है। तब हाजियुंग उसे पाक को ढूंढने को बोलता है और उसे मॉन्स्टर के जागने की बात बताने को भी बोलता है। उसके बाद तीसरा दिन शुरू होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं, जो उस होटल में इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। तब होटल ओनर उसे बताता है कि रूम में सिर्फ मेल बॉडी है और सीसीटीवी में फीमेल बाहर जाते हुए दिख रही है। फर्दर चेक करने पर उन्हें हंटर की बॉडी मिलती है, जो बहुत खराब हालत में होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर चियोंग पर जाता है, जिसे हाजियोंग की डेथ का पता चलता है। वो तुरंत एक मॉन्क के पास जाकर पाक का एड्रेस लेता है और कास्केट लेके कहीं निकल जाता है। 4th डे की शुरुआत होती है और डिटेक्टिव को उस होटल वाली फीमेल की लाश मिलती है, जिसकी हालत भी बिल्कुल हंटर की बॉडी की तरह हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम चियोंग को देखते हैं, जो सिटी पहुंच चुका होता है, लेकिन बदकिस्मती से वहां उसका कास्केट वाला बैग चोरी हो जाता है। चियोंग को वहां एक लड़की दिखती है, जो कि भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। चियोंग जैसे तैसे करके पाक के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तब चियोंग उसके आने का वेट करने लगता है। रात में जब पाक वापस आता है, तब चियोंग उसे बताता है कि मॉन्स्टर आ चुका है और वो ये भी बताता है कि उससे वो ब्लैक आई वाली कास्केट गुम गई है। उधर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक टनल में खड़ी होती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है।
तभी एक आदमी उसकी हेल्प करने आता है और वो उस पर हमला कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर पाक के पास जाता है, जहाँ हाजीयों की स्पिरिट उससे बात करती है और बताती है कि उसे उस डीमन आई की 7वीं शिकार, जो कि एक वर्जिन वुमेन होगी, उसे मारना होगा ताकि दोनों आइज ना मिल सकें। उसके बाद पाक अपना सामान पैक करता है, जिसमें वो एक कुल्हाड़ी भी रखता है और इसी के साथ 5th डे की भी शुरुआत होती है। पाक सबसे पहले चियांग को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है, जहां वो लोग खाना खाते हैं। उसकी नजर चियांग के शूज पर जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है, इसलिए पाक उसे न्यू शूज दिला देता है, जिसे देखकर चियांग बहुत खुश होता है और एक्साइटमेंट में थैंक यू बोलने के चक्कर में उसका वाउ टूट जाता है। उसके बाद जब वो लोग वुमेन को ढूंढने निकलते हैं, तब बस स्टैंड पर पाक को मर्डर वाली न्यूज दिखती है और वो लोग उस टाउन के लिए निकल जाते हैं। टाउन में पहुंचने के बाद पूरा दिन वो लोग एक औरत की तस्वीर लेकर उसे ढूंढते रहते हैं। रात में जब वो लोग रेस्ट कर ही रहे होते हैं, तब एक आदमी आकर उनके पास बोलता है कि उसे शमन के बारे में पता है, जो कि 1 साल पहले ही दूसरे टाउन में शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद सीन कट होकर डिटेक्टिव को दिखाता है, जिसे वो टनल वाली लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी बॉडी भी पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके दिमाग में छेद हो गया था। उसके बाद हम पाक को एक जगह बैठे देखते हैं, जहां वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल उसकी फैमिली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और जिसने उसे टक्कर मारा था, उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी। पाक भी उसके बेटे को मारने जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पाक इस बुरे सपने से जाग जाता है और हमें 6ठे दिन की शुरुआत दिखाई जाती है। पाक और शियांग स्प्लिट होकर शमन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहां शियांग को वर्जिन शमन का घर मिल जाता है, लेकिन तभी वहां बारिश होने लगती है। यंग शमन, जिसका नाम एरन होता है, वो उसे अंदर बुलाती है। शियांग उसे पूछता है कि क्या हम कभी मिले हैं, जिस पर वो साफ मना कर देती है। बारिश रुकने पर चियांग वहां से निकलता है, तभी उसे वहां एक लड़की दिखती है, जिसमें उसे रेड आई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। उधर पाक उस टनल में पहुंचता है, जहां उस लड़की की बॉडी मिली थी। तभी डिटेक्टिव उसे रोककर उसकी आईडी मांगता है। पाक उसे अपनी आईडी दे देता है। डिटेक्टिव अपने साथी से उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल ही रहा होता है कि तभी वहां रेडियो पर दूसरी पुलिस एक डेड बॉडी के बारे में अनाउंस करती है। डिटेक्टिव पाक से उसका बैग चेक करने को बोलता है। बैग में कुल्हाड़ी रखी थी, इसलिए पाक वहां से भागने लगता है। डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके पाक वहां से भागने में कामयाब होता है। उसके बाद डिटेक्टिव ऑफिस जाता है, जहां उसका एक असिस्टेंट उसे पाक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी डिटेक्टिव को मैप के बारे में याद आता है और वो अपने असिस्टेंट को लेकर वहां के लिए निकलता है। रास्ते में उसका असिस्टेंट उसे एक तलिस्मान देता है, जिसे उसने उसकी सुरक्षा के लिए बनवाया था। पहले तो डिटेक्टिव मना कर देता है, क्योंकि उसे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। वो असिस्टेंट की खुशी के लिए उसे रख लेता है। उधर पाक जब चियांगशुक से पूछता है, तब वो उसे सब कुछ बताता है और वो उस लड़की के बारे में भी बताता है जिसके अंदर रेड आई थी। पाक उसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन चियांग उसे मना कर देता है। तब पाक उसे बताता है कि उसे ये सब कुछ एंड करने के लिए उस समन का मर्डर करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और चियांगशुक भी समन के घर की तरफ भागता है। उधर डिटेक्टिव भी मैप की मदद से उस जगह पहुँचता है और पाक को देखकर उसका पीछा करने लगता है। तभी चियांग समन के घर पहुंचकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। वहीं डिटेक्टिव को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जितने भी लोग मरे हैं, सब के सब एक मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसमें सिर्फ अब 2 लोग ही बचे हैं। एक लड़की जिसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है और दूसरा वो समन जिसने वो तलिस्म बनाया था। उधर पाक भी उस समन के घर पहुंच जाता है। उसे कोई लड़की अलमारी में दिखती है। जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है, डिटेक्टिव उसे आकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी कहीं से वो मिसिंग लड़की आकर उसे पीछे से फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी पाक उस कुल्हाड़ी पर अपने खून से एक मंत्र लिखता है और उस लड़की के पीछे जाने लगता है। उसी समय वहाँ वो असिस्टेंट आ जाता है और वो रेड आई उसे पजेस कर लेती है। पाक जैसे ही उसे मारने आता है, वो उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही पाक की माला उसका हाथ टच करती है, उसका हाथ जलने लगता है। उसी वक्त वहाँ 2 ऑफिसर आ जाते हैं और मौका देखकर पाक वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन कट होकर चियांग को दिखाता है,
जो एरन को लेकर अपने मॉनेस्ट्री गांगजू के लिए निकलता है और 7वें दिन की शुरुआत होती है। पाक भी मॉनेस्ट्री जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे पता लगता है कि अगली बस 3 घंटे की है, इसलिए मजबूरन पाक को वहाँ वेट करना पड़ता है। तभी वहाँ हेजियांग की स्पिरिट आकर उसे बोलती है कि अगर इस बार तुम्हें मरना भी पड़े तो तुम मर जाना, लेकिन इस बार ये काम अधूरा मत छोड़ना। इतने में बस का टाइम भी हो जाता है। वहीं वो असिस्टेंट जिसके अंदर रेड आई थी वो भी वहाँ पहुँच जाता है और सीधा हेजियांग की बॉडी के पास जाकर बोलता है कि तुम फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ चियांग एरन को लेकर जंगल पहुँचता है और एक रूम में जाता है। तभी वहाँ पाक भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ चियांग के अलावा कोई और नहीं होता। उधर डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट का पता करते हुए उस समन के घर में जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो उसे बताती है कि एरन एक गोस्ट है। दरअसल जब वो जिंदा थी तब उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, लेकिन एक दिन एक आदमी उसकी हेल्प करता है जो कि कोई और नहीं किम था। लेकिन कास्केट खोलने के लिए उसे एक वर्जिन लड़की का सैक्रिफाइस चाहिए था ताकि वो आइस को एक्टिवेट कर सके। एरन उसके प्यार के चलते अपनी कुर्बानी दे देती है। वो लेडी बताती है कि किम ने एक मेडिटेशन ग्रुप स्टार्ट किया और उसने ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उस कास्केट को ओपन करने के रिचुअल में यूज किया, जिससे रेड आई उन्हें स्मेल करके उन्हें पजेस कर सके और ब्लैक आई के पास पहुंच पाए। वो बोलती है कि एरन ने उसे आइडिया दिया था कि अगर वो खुद को सेव करना चाहती है तो उसे अपनी जगह किसी और को देनी होगी, इसलिए ही उसने असिस्टेंट का ब्लड लेकर उसे 7वीं सोल बना दिया। वो डिटेक्टिव को बोलती है कि अब तुम्हें ये सब जाकर रोकना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर पाक के पास जाता है, जहाँ वो ब्लैक आई वाला कास्केट उन्हें मिल जाता है। दरअसल एरन ने अपना काम कर दिया था, वो दोनों आइस को आसपास ले आई थी। पाक एक रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी करता है, जहां वो ब्लड से दोनों के कपड़ों पर मंत्र लिखता है और जंगल में एक घेरा सा बना देता है। और अब यहीं 8वें दिन की शुरुआत होती है। पाक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे वो रेड आई वहां आ जाती है। तभी चियांग चुपके से उस घेरे को बंद कर देता है। एक्चुअली पाक ने उसे समझाया था कि जब वो रेड आई उसकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे तब वो पीछे से उसे आकर कुल्हाड़ी से मार डाले। पाक जब मंत्र पढ़ रहा होता है तब वो रेड आई उसके पास आकर उसे बताती है कास्केट को ओपन करने के लिए उसे एक गार्ड की जरूरत है, लेकिन वो जब से यहाँ से भागा है वो गार्ड नहीं रहा। ये बात सुनकर पाक रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब गार्ड चियांग शुक है और वो तो सुरक्षा घेरे के बाहर है। तभी रेड आई के कहने पर एरन चियांग का सुरक्षा कवच निकालने लगती है और अंदर रेड आई पाक को यूजलेस बोलकर उसे एक गन देती है, लेकिन पाक अपनी जगह वो गन असिस्टेंट पर ही चला देता है, जिससे रेड आई गुस्सा होकर उस पर ही हमला कर देती है और चियांग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पाक उसे रोकता है और चियांग को भागने के लिए भी बोलता है। वो आई भी उसके पीछे जाती है और जैसे ही वो आई चियांग को पकड़ने वाली होती है कि पाक पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है और उसमें कुल्हाड़ी भी घुसा देता है। लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और वो पाक पर गोली चला देता है और जैसे ही वो असिस्टेंट की बॉडी सीधी करता है उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी होती है। फिर वो देखता है कि रेड आई ने अब चियांग को पजेस कर लिया है। वो डिटेक्टिव को उठाकर पेड़ पर फेंकता है, जहाँ उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। पाक डीमन से बोलता है कि वो उसे पजेस कर ले और चियांग को जाने दे। वो आई पाक को भड़काने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी फैमिली का मर्डर इसकी माँ ने किया था और अब तुम इसे मारकर बदला ले सकते हो। ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि पाक चियांग को मार दे और वो दोनों आइज एक साथ मिल सकें। लेकिन पाक चियांग को नहीं मार पाता, जिससे वो रेड आई बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पाक उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। दरअसल पाक ने चालाकी से उसके मुंह पे एक मंत्र बना दिया था। इधर जैसे ही चियांग को होश आता है वो रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे पाक को मारना होगा। डीमन उसमें आता है, वो तुरंत ही उस कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। लास्ट में हम देखते हैं कि चियांग ने वो कास्केट को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया है और अब एरन की सोल भी आजाद हो जाती है और हमारी मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।
गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।